मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसर, सह आचार्य इतिहास, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है भारत में तुर्की आक्रमण। भारत में जो तुर्की आक्रमण हुआ वो किस प्रकार से हुआ, उनके कौन कौन से कारण निहित थे, उनकी तो हम यह चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में तुर्की आक्रमण से पहले जो भारत में अरबी आक्रमण हुआ, उस अरबी आक्रमण के पीछे कौन से कारण निहित थे। आखिर क्या वजह थी कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की उत्तर पश्चिमी जो सीमाएं थी उन सीमाओं से भारत के अंदर प्रवेश किया, और न केवल प्रवेश ही किया बल्कि सिंध में, और उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में तुर्की राज स्थापित हुआ एक तरीके से। जैसा कि कहा जाता है कि 647 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में ये ऐसी घटना है। कहते हैं कि हर्षवर्धन, कन्नौज के महान प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीतिक एकता को एक तरीके से कहें पूर्णतः ग्रहण लग गया, क्योंकि जब तक हर्षवर्धन जीवित थे तब तक यहां केंद्रीय सत्ता जो थी वो मजबूत थी, और केंद्रीय सत्ता मजबूत थी तो इससे भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमाएं थी उन पर भी केंद्रीय सत्ता की हमेशा नजर रही। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, उसकी मृत्यु के उपरांत हम देखते हैं कि भारत में जिस प्रकार से 200 वर्ष तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला और उसके पश्चात भारतीय राजा अपने आपसी स्वार्थों में इतने लिप्त हो गए कि उन्होंने इस उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी का कारण था कि यहां से विदेशी आक्रांताएं लगातार भारत की भूमि में आने का प्रयास करते रहे। एक तरफ हम देखें, अब तक यहां स्थिति यह थी कि भारत का ये जो मार्ग है इसका संबंध मध्यकाल में नहीं बल्कि प्राचीन काल से भी इस मार्ग का बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत में विदेशों से जो व्यापार होता था, मध्य एशिया को जो व्यापार होता था, वो व्यापार मुख्यतः इसी मार्ग से होकर के होता था। लेकिन कहा जाता है कि प्राचीन काल के अंदर, चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने इन राज्यों की सीमाओं को सुदृढ़ किया था। विदेशी शक्तियों को यहां आने के लिए एक तरीके से उसने रोकने का हर संभव प्रयास किया था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जब भारतीय राज्य अपने आपसी स्वार्थों में अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में लग गए तो इन सीमाओं को पूरी तरीके से उपेक्षित किया गया, और यही एक सबसे बड़ा कारण था कि यहीं से विदेशी आक्रांता भारत की सीमा में प्रवेश किए। और उन्होंने पहली घटना हमें यहां देखने को मिलती है, यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के देवल नामक बंदरगाह पर आक्रमण किया और तत्कालीन राजा दाहिर को उसने पराजित किया। लेकिन यदि हम इससे पहले की बात करें तो 636 ईसा पूर्व एक घटना का उल्लेख डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत में उल्लेखित करते हैं कि 636 ईसा पूर्व में यहां एक घटना ऐसी घटी। थाना, मुंबई के निकट एक जगह है थाने पर पहली बार 636 ईसा पूर्व में अरबी समुद्री लुटेरों के द्वारा भारतीय व्यापारियों पर आक्रमण किया गया। यह पहली घटना थी, लेकिन इस घटना को इतिहासकारों ने पहली ऐतिहासिक घटना या अरबी आक्रमण की पहली ऐतिहासिक घटना इसे नहीं माना। उन्होंने केवल 712 ईस्वी को ही ऐतिहासिक घटना माना है। 712 में सिंध पर आक्रमण किया गया। यहां का तत्कालीन शासक राजा दाहिर था। दाहिर के बारे में कहा जाता है कि दाहिर को इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि कब सिंध पर अरबों की सेना आ रही है। कहते हैं कि यहां एल श्रीवास्तव अपनी पुस्तक में जिक्र करते हैं कि राजा दाहिर इस आक्रमण से अनभिज्ञ था, यानी कि उसे कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या हम ये माने कि भारतीय नरेशों की ये सबसे बड़ी कमजोरी थी, या हम ये माने
कि भारतीय नरेशों के पास में वो ऐसा खुफिया तंत्र नहीं था, या ये माने कि भारतीय नरेशों का गुप्तचर विभाग पूरी तरीके से विफल था, जिन्होंने बढ़ते हुए आक्रमणकारियों की सूचना तत्कालीन शासक को नहीं दी। बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय गुप्तचर विभाग उस समय पूरी तरीके से फेल था। भारतीय नरेशों का जो खुफिया तंत्र था, उसने राजा दाहिर को कोई सूचना मोहम्मद बिन कासिम के आने की नहीं दी। राजा दाहिर को जब इस बात का पता चला कि राजधानी से कुछ ही दूर मोहम्मद बिन कासिम की सेना है, बाद में लेटर स्टेज पर जब सेना बिल्कुल उसके निकट आ चुकी थी, तब जाकर उसने आनन फानन में तैयारी की। नतीजा यह हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को इस युद्ध में पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात उसने देवल से आगे बढ़ते हुए उसकी राजधानी जो अरोहर थी, उस राजधानी पर भी उसने अधिकार किया, और राजधानी पर अधिकार करने के पश्चात वो अब आगे बढ़ता हुआ चला गया, और धीरे धीरे उसने, हम देखते हैं कि एक साल के भीतर भीतर हम देखते हैं कि 713 ईस्वी के अंदर उसने मुल्तान पर अधिकार अपना स्थापित कर लिया। कहते हैं कि मुल्तान पर जब उसने जिस तरीके का नरसंहार किया, मुल्तान को जिस तरीके से उसने लूटा, और यहां से जो सोना उसने प्राप्त किया, हबीब साहब कहते हैं कि उसने इस नगर का नाम ही परिवर्तित कर दिया। मुल्तान के स्थान पर अब यह नगर स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाने लगा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह जो आक्रमण था, यह आक्रमण एक ऐसा आक्रमण था जिसने ये कहे कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को एक तरीके से खोल दिया आक्रमण के लिए, और आगे इसी का दूर परिणाम निकला कि आगे हम देखते हैं कि जितने भी आक्रमणकारी जो आए, वो आक्रमणकारी इसी रास्ते से आते चले गए। 712 की इस घटना के पश्चात हम देखते हैं कि धीरे धीरे आक्रमणकारियों का आक्रमण का सिलसिला अभी तक यहां थमा नहीं, जिसका मुख्य कारण हमने जैसा कि अभी चर्चा की थी कि केंद्रीय सत्ता का अभाव यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहां केंद्रीय शक्ति इतनी कमजोर थी कि वो भारतीय जो उत्तर पश्चिमी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं की ओर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। नतीजा ये हुआ कि भारत में आक्रमणकारियों का लगातार आक्रमण का सिलसिला बढ़ता रहा, और देखते देखते हम यहां देखते हैं कि 1000 ईस्वी तक पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के का जो प्रमुख सीमावर्ती राज्य था, इस राज्य पर यहां आक्रमणकारियों की एक तरीके से सत्ता स्थापित हो गई, और कहा जाता है कि महमूद गजनवी, जो कि एक गजनी प्रदेश का, एक छोटे से गजनी प्रदेश का एक निवासी था, उसने जब अपना आक्रमण का अभियान शुरू किया, भारत पर अपनी विजयी अभियान की शुरुआत जब उसने की, तो उसने भी इसी रास्ते को अपनाया, और वो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों से, पंजाब से होता हुआ वो यहीं से वो आगे बढ़ा, और न केवल उसने भारत के प्रमुख नगरों को जीता, बल्कि मंदिरों के अंदर जो अथाह धन था, जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को लूट करके नहीं वो वापस उन्हें चला गया। महमूद गजनवी के बारे में विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू। कितनी देर का है?